हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग में एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और आप इसमें प्रैक्टिकल के बेसिक कंटेंट देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन। तो प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइड होती है लार्ज के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट जो स्मॉल का है ये तो हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि लार्ज के लिए होता है, और डी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि लार्ज के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही लार्ज हैं, मगर इसमें जरा सा डिफरेंस आ रहा है। बी कहता है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, एकदम गलत। क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे और लार्ज लेवल के होंगे तभी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस अभी अभी बात हुई कि लार्ज होना चाहिए और साथ में आइडेंटिकल नेचर के सारे कंटेंट होने चाहिए। तो ऑयल रिफाइनिंग में भी लार्ज है, आइडेंटिकल है। डिस्टिलरीज में भी लार्ज होता है और आइडेंटिकल होता है। शुगर में भी लार्ज है एक्टिविटीज, और वो भी आइडेंटिकल है। तो हमारे पास फाइनली डी बचता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सेम नेचर के एक जैसे वर्क होते हैं और यहाँ पर जो सेम नेचर का वर्क है वो फॉलो नहीं किया जाता। तो एयरक्राफ्ट में आइडेंटिकल सारे कंटेंट ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉस्ट एक्युमुलेशन प्रोसीजर इज द मोस्ट एप्लीकेबल इन कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन। तो अभी अभी आपने देखा लार्ज की बात मैं कर रहा था, तो लार्ज को हम मास प्रोडक्शन के नाम से कह सकते हैं, प्लस कंटिन्यूअस नाम से ही दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब कौन सी इसमें फॉल्स है। ए पॉइंट देखते हैं, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट इज एक्युमुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेस और डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक है कि जो कॉस्ट निकाली जाती है वो या तो प्रोसेस के हिसाब से है या डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब प्रोसेस ए से बी और बी से सी पर जाता है, ये करेक्ट है हमारा। इन जॉब कॉस्टिंग द बेसिस ऑफ कॉस्ट एक्युमुलेशन इज जॉब। इसमें हम लोग हर एक जॉब के हिसाब से करते हैं या बैच साइज होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग जो है एक्युमुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के हिसाब से इसका डिफरेंस हो सकता है। इन जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एट द एंड ना, ये गलत है। तो हमारे पास ये फॉल्स हो गया, आंसर नंबर 4 का डी होगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल। ये तीनों ही नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एवरेज कॉन्सेप्ट लगता है और एवरेज कॉस्टिंग जो है वो यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू। नॉर्मल लॉस जो हमारा इनपुट होता है उसके ऊपर परसेंटेज से कैलकुलेट होता है। आप ऑप्शन नंबर सी पर देख सकते हैं कि इनपुट पे फॉर्मूला यूज हो रहा है परसेंटेज का, हमारा आंसर होगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, बहुत बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये आ चुका है, नॉर्मल आउटपुट की बात हो रही है। प्रोसेस बेस्ड होता है इनपुट के ऊपर, और उसमें से जब नॉर्मल लॉस को हम डिडक्ट कर देते हैं तब हमारे पास नॉर्मल आउटपुट आता है। तो आंसर हो गया 7 बी, जो कि डायरेक्टली दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू। तो जब हम यूनिट कॉस्ट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सिंगल निकालना है। तो सिंगल के लिए मतलब मान लीजिए कि कोई कॉस्ट अगर 10,000 आ रही है और आपने उसकी यूनिट प्रोड्यूस करी है 1,000, तो बना क्या, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, जितनी यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करी। तो टोटल कॉस्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको सिंगल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा,
और प्रोसेस में हम लोग नॉर्मल कॉस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट हो गया, देन नॉर्मल आउटपुट। ऑप्शन ए 8 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। कि एक्चुअल आउटपुट सपोज करते हैं कि हमारा 900 होता है एक्चुअल आउटपुट, और नॉर्मल जो आउटपुट है जो एस्टिमेटेड है कैलकुलेटेड है वो 1000 है। तो आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड 1000 होना चाहिए जो कि नॉर्मल है, और एक्चुअल में आपने 900 ही प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब 100 की काउंटिंग नहीं थी, ये अब नॉर्मल लॉस है। 9 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एबनॉर्मल गेन आर इक्वल टू। एबनॉर्मल गेन अभी अभी आपने देखा, नाइन्थ वाले में मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, और यहां पर एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। इसका मतलब है जस्ट रिवर्स कर देंगे और हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा आना चाहिए। मींस नॉर्मल आउटपुट हम मान के चल रहे थे कि हमारा 900 आएगा, और हमने जब एक्चुअल वर्क किया तो हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, तो इसका मतलब है कि हमने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, और ये गेन होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन में नहीं था, इस वजह से इसको हम लोग एबनॉर्मल गेन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 11, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। कहाँ सबसे ज्यादा प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है? ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुका है। ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रीज आपके बढ़ भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो याद रखिए लार्ज नेचर का हो और आइडेंटिकल नेचर का हो। तो पैरासिटिकल जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग चलता है। कंस्ट्रक्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट ही जनरली वर्क करता है, और एयरलाइन ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रोसेस कॉस्टिंग ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। जितने भी हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, तो आपको याद आना चाहिए कि प्रोसेस जैसे ए हो गया, फिर बी से ट्रांसफर होकर बी पर जाता है, फिर ट्रांसफर होकर के सी जाता है। तो इस कंडीशन में हम प्रोसेस ए को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मान के करते हैं कि वो कॉस्ट ए की ए में ही जाएगी, बी की कॉस्ट बी में ही जाएगी, तो इसका मतलब कॉस्ट सेंटर। 12 का बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, विच ऑफ गिवन यूनिट्स कैन नेवर बिकम पार्ट ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो नहीं रिपोर्ट होती उस डिपार्टमेंट के लिए? मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए से ट्रांसफर होकर के बी में गया, तो कौन सी यूनिट होगी जो इस जगह के रिपोर्ट के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है। सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट का मतलब है सी, क्योंकि जो बी का आउटपुट होगा वही तो सी में ट्रांसफर होगा, तो बी आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा, आंसर नंबर ए ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 14th, when production is below standard specification quality and cannot be rectified by incurring additional cost, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, क्वालिटी उसकी होनी चाहिए थी, जितनी क्वालिटी डिसाइड है हम उसको रेक्टिफाई भी करके सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी हालत में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये स्पॉयलेज की बात कर रहा है, इनको हम लोग स्पॉयलेज की कैटेगरी में रखेंगे। डिफेक्टिव गुड्स में ध्यान रखिए कि इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये रेक्टिफाई हमारे पास हो जाते हैं। स्क्रैप एकदम बेकार आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what will be the impact of normal loss on overall per unit cost? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए ये नॉर्मल लॉस है, समझिएगा इस बात को। 100 यूनिट्स जो है वो आपकी 1000 रुपीज की थी, कोई भी एक यूनिट,
और किसी वजह से इसमें से 5 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। हर जगह जब प्रोडक्शन होता है तो हर मशीन का अपना एक कंजम्पशन रेट होगा। 5 यूनिट्स अगर मान लिया तो आउटपुट आपका 95 है। अगर आउटपुट 95 है तो इसकी भी ₹1000 ही तो होगा। इसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है वो कम नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आने के चांसेस होंगे उनको आपको समझना होगा। अगर रुपीज नहीं दे रखा है तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो 15 का ए होगा, क्योंकि इससे हमारी पर यूनिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। कॉस्ट कवर अप इसी से ही दिखाई जाती है। बहुत से लोग डिक्रीज मार देते हैं, डिक्रीज नहीं, खुद देखिए कि जब 100 था और 1000 था तो पर रुपी 1 आ रहा था, और जब आपके पास 5 चला गया तो 1000 डिवाइड बाई 95 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल का टर्म लिया गया है। 12,000 kg ऑफ मटेरियल वेयर इनपुट। तो समझिएगा कि 12,000 आप किसी प्रोसेस में इनपुट कर रहे हैं। द नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। अगर आपने 12,000 जो है उतना केजी इनपुट किया और 10% इसका नॉर्मल आपके पास लॉस आ गया, तो इस कंडीशन में हम 10,800 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट होगा। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा आउटपुट जो है वो 10,920 आ गया। मीन्स ये एक्चुअल है, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में हमारे पास एक्चुअल की पोजीशन ज्यादा हो गई। तो जिस समय एक्चुअल की पोजीशन ज्यादा होगी मतलब हमें गेन हो रहा है, तो सीधा सीधा 120 का डिफरेंस है, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल गेन 120 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल का मगर बहुत फास्ट ट्रैक में है। समझिएगा इस जगह, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 20%। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने 100% जो है वो इनपुट किया तो जो आउटपुट ले रहे हैं वो आपका 80% आ रहा है। मीन्स जो 20% है वो आपका लॉस हो जाता है, तो 80% ही फाइनली आप रिसीव करते हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। मगर चाह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इनपुट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड पर केजी आउटपुट। अब जो आपका आउटपुट निकल करके आया है उसमें से वेस्टेज को अगर हटा दिया जाए तो पर यूनिट कितना वैल्यू आई। तो इसको करने का तरीका, जो इनपुट की पोजीशन है उसको आप डिवाइड जो आउटपुट निकल के आ रहा है उससे कर दीजिए डिवाइड, तो फाइनली आपको आंसर 1.25 kg आएगा, जो कि यहाँ पर आंसर नंबर है सी। तो करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 400 लीटर ऑफ केमिकल वर मैन्युफैक्चर्ड इन ए पीरियड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से इसको समझ के देखिएगा। 400 लीटर ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर्ड, जब ये मैन्युफैक्चर्ड दिया है तो इसका मतलब आप क्लियर लिख लीजिए कि ये आउटपुट की बात कर रहा है। समझ लीजिए यहाँ पर आउटपुट है। देन देयर इज ए नॉर्मल लॉस ऑफ 25%, जिसमें से नॉर्मल लॉस हो चुका होगा, तो जो भी आपका इनपुट रहा होगा उसमें से 25% आपका नॉर्मल हो गया। साथ ही साथ क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस भी 5% कह रहा है। इसका मतलब है कि 75% जो है वो आपका एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। तो टोटल अगर हम लॉस की बात करें तो ये लॉस हमारा टोटल 30% हो गया। तो मैं समझता हूं कि लॉस का परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा 30%। और ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात हो तो इनपुट अगर 100 हुआ है तो 30 अगर लॉस हो गया, चाहे नॉर्मल चाहे अब नॉर्मल, तो हमारे पास जो आउटपुट निकल करके आएगा वो 70% आएगा। यहीं पर क्वेश्चन का जिस्ट छुपा हुआ है 70% में। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आया यहाँ पर मैं लिख देता हूं
400 हमारा आउटपुट है। जब ये 400 70% पे स्टैंड कर रहा है तो 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट जो इनपुट है वो मिल जाएगा। अब वो इनपुट आपका आएगा 571.4। आप कहेंगे कि सर इसका तो 571.4 तो कोई आंसर ही नहीं दे रखा। जब भी कभी ऐसे कोई आंसर आते हैं तो जो आंसर ऑप्शन गिवन हो तो उसके नियर अबाउट देखिए। तो 571 यहाँ आंसर गिवन है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थोड़ा रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जब ज्वाइंट कॉस्ट की बात हो रही है, सेपरेशन से पहले के लिए पूछ रहे हैं, ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट रन करता है तो कुछ प्रोसेस के पार्ट जो हैं वो कंबाइन चलते हैं और कंबाइन होने के बाद में फिर इनमें से अलग अलग आउटपुट निकलता है। तो ये जो पॉइंट है जहां से अलग अलग आउटपुट है, ज्वाइंट काम करने के बाद में अलग अलग आउटपुट, मान लीजिए कि ए आउटपुट बाद में आया, सी प्रोडक्ट का नाम, डी प्रोडक्ट का नाम, ई प्रोडक्ट का नाम। तो या जिस जगह से डिवीजन शुरू होता है इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। और पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले जो कॉस्ट है क्वेश्चन उसको पूछ रहा है, ये है पॉइंट ऑफ सेपरेशन। मतलब सारी कॉस्ट एक साथ है, मतलब कि ज्वाइंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है 19 का भी ज्वाइंट कॉस्ट। आफ्टर देन नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ये 20। अ प्रोसेस गिव्स राइज इंसिडेंटली टू एन आइटम ऑफ लो वैल्यू विच कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए। एक प्रोसेस आप रन करते हैं तो प्रोसेस रन करते समय में आउटपुट निकलेगा ही। तो प्रोसेस ए सपोज करिए कि आपने रन किया, इसमें से दो आउटपुट निकल करके आए। एक आउटपुट जो होगा वो प्रोसेस बी के लिए ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट जिसकी लो वैल्यू होगी उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। और जो ये लो वैल्यू होगी इसको भी मार्केट में किसी रेट पे सेल किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब लो वैल्यू वाला आइटम निकल के आए तो टेक्निकल वर्ड में उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट और आंसर होगा हमारा बी।